तो लास्ट क्लास तक हम लोग बच्चों लोग क्या सीख चुके हैं, तो हम लोग बाउंड्री सिस्टम क्या होता है समझ में आ चुका है और आपको बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। ठीक है, ध्यान देना, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है तो भी क्या होगा, वो एक बाउंड्री सिस्टम फॉर्म करता है। वो भी क्या होता है, एक बाउंड्री सिस्टम फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन होता है। तो हम लोग क्या सीखे थे कि जब भी अट्रैक्शन होता है तो आपका सिस्टम क्या होगा, बाउंडेड होगा। और हर एक बाउंडेड सिस्टम का अपना एक बाइंडिंग एनर्जी होता है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं फाई। यहाँ पे सिंपल मैं लिख रहा हूँ फाई। फाई से हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, फाई से हम रिप्रेजेंट उसको करना चाह रहे हैं। ठीक, और ध्यान देना, जब बात करते हैं चलो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का किसी भी एटम के अंदर, तो ध्यान देना, एटम का न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, चलो प्रोटॉन होता है। ठीक, तो प्रोटॉन आपको समझाया हुआ इसमें। और प्रोटॉन के आगे क्या होता है, तो यहाँ पे सेल्स है, सेल्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखोगे जो जो इलेक्ट्रॉन जितना अंदर होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन जितना अंदर होगा, यानी जितना अंदर के ऑर्बिटल्स में होगा, उसमें अट्रैक्शन कहीं ज्यादा होगा। तो अगर हम सबका बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर करने बोले, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को का एनर्जी अगर -a है, क्या है, -a है, उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, +a होगा। बाइंडिंग एनर्जी को हम फाई बोल रहे हैं यहाँ पे, तो फाई यहाँ +a होगा। ठीक है, तो अगर चूंकि अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन में तो एनर्जी का नेगेटिव होगा, तो इस एनर्जी नेगेटिव को हम -a बोल रहे हैं। -a अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है, तो उसको तोड़ने के लिए कम से कम कितना देना पड़ेगा, हमको +a देना पड़ेगा, हमको +a देना पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान देना, अगर हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का अगर हम बात करें तो चलो, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, और ज्यादा बढ़ेगा। तो उसका अगर बाइंडिंग एनर्जी को हम फाई बोल रहे हैं, उसके अंदर वाले सेल में बोल रहे हैं फाई बोल रहे हैं, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर चलते जाएगा उतना ही प्रोटॉन के पास आते जाएगा, उतना ही क्या होगा, उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, सब बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उससे बोला गया कि जितना अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसको ब्रेक करने का, यानी इसको तोड़ने का, यानी इसको रिमूव करने का जो एनर्जी है, यानी बाइंडिंग एनर्जी जो बोलते हैं, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी को देना पड़ेगा, उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे एक टर्म आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, वर्क फंक्शन। एक नया टर्म आप सीख रहे हो अभी, वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसको हम यूज करते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है समझो यहाँ पे। तो वर्क फंक्शन के लिए आप लोग उसको आयनेशन थेरेपी बोल सकते हो, आयनेशन थेरेपी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब इसका सिंपल मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जब भी हम बात करते हैं वर्क फंक्शन का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको कितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, आपको कितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा। इसके लिए एक टर्म यूज करता हूँ वर्क फंक्शन, उसका बोल सकते हैं आयनेशन थेरेपी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस वर्क फंक्शन का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं वो थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आप देखोगे अगर इस सिस्टम में, तो सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखेगा आपको, तो आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लूजली बॉन्डेड है, क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स सबसे मिनिमम है। उसका जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको बोला गया है, जो फाई बोला गया है, उसको बोला गया है वर्क फंक्शन, या उसको बोला गया है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके लिए आप लोग सीखे थे, इसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, ये आपको इतना आता है आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग को वर्क फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी आप सप्लाई करो मिनिमम, उसको बोला गया है वर्क फंक्शन, या बोलते हैं उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, या उसको डायरेक्टली बोल सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोल सकते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही बोला गया है वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो, अगर हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑकर करेगा, ध्यान देना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर करने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना बहुत जरूरी है आपके सिस्टम में, यानी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर करेगा ना, सर्किट में करंट कब घूमेगा,
जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के सर्किट में आएगा, ठीक है। टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर नहीं निकलेगा तो फोटो इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, अंदर के सेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे इजीली कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? तो सबसे इजीली निकल सकता है आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो लिखा हुआ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजीली इजेक्टेड, उसको सबसे इजीली आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, ये बाहर क्यों निकलेगा, तो बाहर कैसे निकलता है? तो हम लोग सीखे थे कि जो लाइट का पार्टिकल होगा, लाइट का पार्टिकल उस पर अटैक करेगा। तो लाइट का पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? फोटोन। अगर मान लेते हैं कि फोटोन, देखो फोटोन अगर अटैक करेगा तो फोटोन का पार्टिकल अगर कोलिजन करता है इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और एनर्जी का ट्रांसफर से क्या हो सकता है? आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो ये यानी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आपका फोटोन रिस्पॉन्सिबल है। फोटोन के साथ जो कॉलिजन हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान रहा, हम क्या बोल रहे हैं आपको कि फोटोन पार्टिकल्स कैन ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन थ्रू कॉलिजन, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी बात करते हैं हम एनर्जी ट्रांसफर का, जब भी बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफर का, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर हमेशा सिंगल स्टेप में होता है। एनर्जी ट्रांसफर हमेशा सिंगल स्टेप में होगा, ठीक है। तुम एनर्जी को एड अप नहीं कर सकते हो, एनर्जी को एड अप नहीं कर सकते हो। सिंपल सा बात है, अगर तेरे को 10 जूल का एनर्जी चाहिए, 10 जूल का एनर्जी एक बार में देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप कभी भी आप ऐसा नहीं बोलो कि एक पार्टिकल के पास 2 जूल का एनर्जी है, दूसरे पार्टिकल के पास 5 जूल का एनर्जी है, और तीसरे पार्टिकल के पास क्या है? 3 जूल का एनर्जी है। तो इन तीनों पार्टिकल को अगर कोलाइड करवाएंगे एक साथ किसी सिस्टम में तो मेरे को मिल जाएगा 10 जूल का एनर्जी। ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि सारा कॉलिजन जो होगा कभी भी एक साथ ऑकर नहीं करेगा। हम लोग क्या सीखे हैं कि मोर देन वन कॉलिजन कभी भी एक साथ ऑकर नहीं करता है, और कॉलिजन कॉलिजन का जो एनर्जी है वो एक बार में ट्रांसफर होता है, वो धीरे धीरे ट्रांसफर नहीं होता। मतलब अगर कोलाइड करेगा एनर्जी का ट्रांसफर हो चुका होगा। तो अगर तुम्हारे पास 2 जूल का एनर्जी अलग है, 5 जूल का एनर्जी अलग है और 3 जूल का एनर्जी अलग है, तो कभी भी वो एक साथ ट्रांसफर नहीं होगा। मान लो सिस्टम को 10 जूल का एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, या मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए बाहर, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए बाहर 10 जूल का एनर्जी चाहिए। तो आप ऐसा सोचोगे, फोटोन का पार्टिकल एक 2 जूल का डाल दे, एक का एनर्जी दे दे हम 3 जूल का, और एक का एनर्जी दे दे 5 जूल का, तो बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन? तो बोलेंगे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन का जो 10 जूल का एनर्जी एक बार में चाहिए ना, उसको एक बार में चाहिए, उसको बार बार अलग अलग करके नहीं चाहिए। तो तुम उसको अलग अलग करोगे तो ये कभी ऐड अप नहीं हो सकता है। इसको आप ऐड करके 10 नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये 3 कॉलेजन अलग अलग है। और वो क्या सीखे कि अलग अलग कॉलेजन का एनर्जी कभी ऐड अप नहीं होगा, कभी भी ऐड अप नहीं होगा, तो ये कभी भी 10 जूल नहीं बन पाएगा। तो आपको जो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 जूल चाहिए एनर्जी। आपको एनर्जी कैसे मिलेगा इलेक्ट्रॉन को? तो उसको एक बार मिलेगा 2 जूल का एनर्जी मिलेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर मिलेगा 3 जूल का, वो खत्म हो जाएगा, फिर मिलेगा 5 जूल का, वो खत्म हो जाएगा। मतलब आपको एनर्जी डिस्क्रीट वे में मिलेगा, आपको एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगा। तो आपको जितना चाहिए उतना एक बार में मिला नहीं, एक बार में जब मिलेगा नहीं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है। ये रहेगा, आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको कॉलिजन का एनर्जी ट्रांसफर करना है तो सिंगल स्टेप में होता है। उसको हम 2 या 2 से ज्यादा कॉलिजन का एनर्जी को कभी एड अप नहीं कर सकते, उसको हम एड अप नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको जितना भी रिक्वायरमेंट है उसको एक बार में ट्रांसफर करना है, यानी सिंगल कॉलिजन से ट्रांसफर करना है, सिंगल कॉलिजन से ट्रांसफर करना है, ठीक है। मल्टीपल कॉलिजन नहीं यूज करना, सिंगल कॉलिजन, यानी सिंगल कॉलिजन से हमको उतना एनर्जी देना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे 2-4 कॉलिजन करके उतना एनर्जी देंगे तो एनर्जी उसको ट्रांसफर मिलेगा नहीं, एनर्जी उसको ट्रांसफर मिलेगा ही नहीं। तो सिंगल कॉलिजन ही उसको एनर्जी से मिलना चाहिए, तभी वो बाहर निकल पाएगा। यहाँ अगर मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को 10 जूल का एनर्जी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस इलेक्ट्रॉन को जो 10 जूल का एनर्जी है, मान लें इसको 10 जूल चाहिए, तो आपको एक ही फोटोन, आपका पास एक ही फोटोन होना चाहिए जिसका एनर्जी 10 होना चाहिए, तो 10 ट्रांसफर हो पाएगा, तो 10 ट्रांसफर हो पाएगा, ठीक है। अलग अलग फोटोन का एनर्जी को हम ऐड करके नहीं बोल सकते हैं। तो आपका एक ही फोटोन होना चाहिए जिसके पास 10 एनर्जी होना चाहिए, ठीक। तो बच्चों लोग, सेशन एंड कर रहा हूँ मैं। आपको मैं नया लिंक भेजूंगा, सब लोग ज्वाइन करना 5:45 पे, ठीक है।